Okay, but we are starting with the topic and overview of the cell. ठीक है, we have already told you that if we have to give the example of a prokaryotic cell, तो prokaryotic cell के example में हम हमेशा इसका नेम लेंगे bacterial cell का, because they are the primitive type of organisms. And it is said that during the evolution of earth, ठीक है, अर्थ का जब एवोल्यूशन हुआ था, अर्थ पे जब लाइफ जो है उसका ओरिजिन हुआ, तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स दिखाई दिए थे, ठीक है, वाटर के अंदर, दे आर द बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म. सो दिस मीन्स दैट बैक्टीरियल सेल्स आर द प्रिमिटिव वन and they comes under the prokaryotic cell. Okay, but if we have to give the example of a eukaryotic cell, then in the eukaryotic cell we have two names, one is plant cell and another is animal cell. All right students, so here what is given in your book under the topic an overview of the cell. तो कहते हैं कि if you want to study the cell in laboratory, अगर आपने प्लांट सेल को या एनिमल सेल को लेबोरेटरी के अंदर स्टडी करना है, आपको करवाते हुए भी आ रहे हैं प्रीवियस क्लासेस में, तो फॉर प्लांट सेल, फॉर स्टडी ऑफ प्लांट सेल वी ऑलवेज टेक अनियन पील एज द मटेरियल. ठीक है, हम एक अनियन लेते हैं और उसकी पील जो है उसको रिमूव करते हैं एंड वी पुट इट ऑन द स्लाइड. वी स्टेन इट विद द रेड कलर स्टेन व्हिच इज नोन एज सैफरनिन. ठीक है, sometimes saponin is not available in the laboratory, so teachers can also use methylene blue which is a blue color stain. ठीक है, that you have done with Nikita ma'am in the lower classes. तो उसमें हमें क्या नजर आता है, प्लांट सेल्स हमें नजर आते हैं बेटे. और प्लांट सेल्स जो है, ठीक है, प्लांट सेल्स जो है उनकी खास बात क्या है कि प्लांट सेल्स जो है उसके अंदर हमें क्या नजर आता है, एक सेल बॉल नजर आएगी और सेल बॉल के नेक्स्ट हमें क्या नजर आएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नजर आएगी. ठीक है बेटे, तो सेल बॉल जो है वो रिजिड एंड टफ होती है एंड प्लांट सेल्स जो है उसको जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है, ठीक है, उसमें जो भी स्ट्रेसेस हैं उसके अगेंस्ट जो है वो पाक रूप लगाती है. प्लांट्स जो है वो कैन अपने हैबिटेट से मूव नहीं कर सकते हैं, तो जितने भी केमिकल और फिजिकल स्ट्रेसेस हैं उनके हैबिटेट में दे हैव टू फेस इट एंड फॉर दिस पर्पस दे हैव अ टफ एंड रिजिड सेल वॉल. ऑलराइट बेटे, एंड उसके बाद उसमें क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ये हमें मालूम है. उसके बाद देखिए एनिमल सेल जो है, क्योंकि एनिमल्स जो है वो कैसे हैं, इजीली मूव कर सकते हैं अपने हैबिटेट में से, इसलिए उनके अंदर क्या प्रेजेंट है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और वो एनिमल सेल जो है उसको फ्लेक्सिबल बनाती है. तो अगर हमने लैब के अंदर एनिमल सेल को स्टडी करना है तो हम ह्यूमन चीक सेल्स लेते हैं एंड व्हेन दीज ह्यूमन चीक सेल्स they are visible to you under the microscope, what you observe, there is a membrane present outside and that membrane is known as the plasma membrane. Okay बेटे, फिर कहते हैं कि दोनों ही सेल्स के अंदर हमें क्या नजर आएगा, दोनों ही सेल्स के अंदर जो है हमें एक डेंस बॉडी नजर आती है सेंटर में और वो उसका न्यूक्लियस होता है. एंड दोनों ही सेल किसका एग्जाम्पल है, यूकैरियोटिक सेल्स का एग्जाम्पल. ठीक है, इसके अलावा कहते हैं कि चाहे प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें आप, चाहे यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें, दोनों में एक बड़ा डिफरेंस यही है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं उसमें ना तो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है और ना ही उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती हैं. ठीक है, तो सी द डायग्राम ऑफ दिस प्रोकैरियोटिक सेल, अ टिपिकल बैक्टीरियल सेल. देखिए यहाँ पर इसका जेनेटिक मटेरियल जो है दैट इज फ्रीली सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म. तो इसका जो डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल जो है वो इस तरह से साइटोप्लाज्म के बीच में प्रेजेंट है एंड इट इज नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन एज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन केस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल. तो उसके बाद वो कहता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल जो है, ऐसा नहीं है कि पूरे साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता रहता है, इट इज एक्यूमुलेटेड इन अ पर्टिकुलर रीजन. तो ऐसा क्यों है, बिकॉज दिस डीएनए हैज द नेगेटिव चार्ज and it is surrounded by positively charged proteins which are known as histones. और ये हिस्टोन्स क्योंकि इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से बाइंड हो जाते हैं और जिस रीजन पे ये पड़े रहते हैं, जिस जगह पे ये इकट्ठा होके एक साथ पड़े रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं. ओके बेटे, न्यूक्लियोइड, सी द स्पेलिंग NUCLEIOD, न्यूक्लियोइड. ऑलराइट, so this is the special term that we must remember in case of prokaryotic cell. उसके बाद कहते हैं कि membrane bound organelles तो इसमें कोई भी नहीं है, पर देखिए एक चीज आपको नजर आ रही है, there are freely suspended ribosomes which are the non membrane bound organelles. It are present in the cytoplasm of the prokaryotic cell. ओके बेटे, उसके बाद वो कहते हैं कि prokaryotic cell जो है उसका जो outermost boundary है,
ठीक है, जैसे हम कहते हैं प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है एंड एनिमल सेल के अंदर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। पर अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरियल सेल की, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सेल इनवेल्प। तो यहाँ पे सेल इनवेल्प जो है वो इसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री है, और इसके अंदर जो है सबसे आउटर मोस्ट लेयर सेल इनवेल्प होगी बैक्टीरियल सेल में, उसके बाद उसकी सेल वॉल आ जाएगी और उसके बाद उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाएगी। तो इसका मतलब बैक्टीरियल सेल में 3 लेयर्स होती हैं। पहली लेयर सेल इनवेल्प की होती है, सेकेंड लेयर इज ऑफ सेल वॉल एंड थर्ड लेयर इज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके बेटे, आप देखो सारी बैक्टीरियल सेल की सरफेस पे आपको क्या नजर आ रही है, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नजर आ रही हैं जो इसकी सरफेस पे प्रेजेंट है। तो दी स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स which are somewhat finger like they are known as the pilli or fimbriae। ठीक है, तो there are two terms used in your book, one is pilli and another is fimbriae। अभी सभी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि पिलाई एंड फिम्ब्राई जो है वो कैसे हेल्पफुल है बैक्टीरिया के लिए। तो whenever the bacteria want to join it with the host, जब इसने अपने आप को होस्ट ऑर्गेनिज्म के साथ ज्वाइन करना है, होस्ट में इन्फेक्शन कॉज करनी है, तो विद द हेल्प ऑफ दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस व्हिच आर नोन एज पिलाई और फिम्ब्राई, इसके साथ इसकी हेल्प से वो अपने आप को होस्ट की बॉडी से अटैच करता है। ठीक है, या फिर आप कहते हो कि बैक्टीरिया दे आर समवट फाउंड ऑन द रॉक्स, कई बार रॉक्स पे भी पाए जाते हैं, सॉइल में भी प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया। तो सॉइल एंड रॉक जो है उसके साथ भी अपने आप को अटैच करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पिलाई। ओके बेटे, तो उसके बाद देखिए एक और यहाँ पे टर्म लिखी हुई है कैप्सूल। तो कहते हैं कि कैप्सूल वर्ड का यहाँ पे क्या मतलब है। ठीक है, तो अभी आपको बताया था कि सेलुलर इनवेल्प जो है बैक्टीरिया की आउटरमोस्ट लेयर होती है, तो ये सेल इनवेल्प जो है, ठीक है, ये अपने कॉम्पोजिशन और अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वेरी करता है। तो कई बार वो कहता है ये काफी थिक होता है, तो अगर ये बहुत ज्यादा थिक है तो इसे हम कैप्सूल कहते हैं। पर कई बार ये एक थिन लेयर की फॉर्म में सेल इनवेल्प प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में, और अगर ये थिन लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है तब हम इसको स्लाइम लेयर कहते हैं। तो आपने याद रखना है कि सेल इनवेल्प के दो नेम हो सकते हैं, इफ इट इज वेरी मच थिक एंड रिजिड इन नेचर देन इट इज नोन एज कैप्सूल, और अगर वो कहता है कि ये थोड़ा सा थिन है नेचर में तो अब हम इसको क्या कहेंगे, स्लाइम लेयर कहेंगे। ठीक है बेटे, बाकी चीजें मैंने आपको बता दी हुई है। फिर देखो अगर आपसे 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट है, तो योर आंसर इज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर द नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स which are present in prokaryotic cell as well as the eukaryotic cell। ओके बेटे, अब देखिए अगर आपसे एक 1 मार्क क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई कौन सी ऐसी सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो सिर्फ एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट है और कैसी है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, देन योर आंसर इज, इन दैट केस योर आंसर इज सेंट्रॉइल्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि सेंट्रॉइल्स जो हैं दे आर द नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स and they are responsible for the formation of spindle fibers during cell division on which the chromosomes they get attached। ओके बेटे, फिर देखो बुक के अंदर लास्ट पैराग्राफ में आपको ये बोला गया है कि सेल जो है वो अपनी शेप के अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हैं। सेल की वैरायटी ऑफ शेप्स हो सकती है। ठीक है, तो सेल्स की वैरायटी ऑफ शेप्स के अंदर के साथ साथ सेल का साइज पे डिफर कर सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन से हैं, देन योर आंसर इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट सेल्स और उसकी डायमेंशंस आपने नोट कर लेनी है 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। ऑलराइट, अगर आपसे पूछा जाता है कि बैक्टीरियल सेल कितने रहेंगे डायमेंशंस में लगभग, तो 3 to 5 माइक्रोमीटर इट इज गिवन इन योर बुक। एंड सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा है, तो इट इज द एग ऑफ द ऑस्ट्रिच। अगर ह्यूमन सेल्स की हम बात करें तो ह्यूमन आरबीसीज जो है वो 7.0 माइक्रोमीटर के आसपास होते हैं, और ह्यूमंस के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, तो सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स जो है वो ह्यूमन के अंदर नर्व फाइबर्स होते हैं, या फिर हम उन्हें क्या कह सकते हैं, न्यूरॉन्स भी कह सकते हैं। ठीक है बेटे, अगर शेप की बात करें तो सेल्स टर्न की वैरायटी ऑफ शेप्स है। दे मे बी डिस्क शेप, दे मे बी पॉलीगोनल इन शेप, कई बार कॉलम लाइक सेल्स होते हैं, कई बार क्यूबॉइड की फॉर्म में होते हैं सेल्स। ठीक है, कई बार सेल्स की कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, इरेगुलर शेप सेल होते हैं, और कई बार जो है बहुत ही थिन होते हैं सेल्स, थ्रेड लाइक सेल्स होते हैं। तो इस तरह से वैरायटी ऑफ शेप्स होती हैं सेल्स की। ओके बेटे, अब वो कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के हमने एग्जांपल देने हैं अगर, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल्स के अंदर हमारे पास सभी प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। बैक्टीरिया तो उसका एग्जांपल है ही, इसके साथ साइनोबैक्टीरिया व्हिच आर आल्सो नोन एज द ब्लू ग्रीन एल्गी।
ठीक है, PPLO, व्हाट इज PPLO? दैट इज प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स एंड द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर नोन एज द माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा भी किसके एग्जांपल हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल है। कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है उनका मल्टीप्लिकेशन का रेट बहुत ही फास्ट होता है, यानी वो जल्दी जल्दी क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एज कंपेयर टू द यूकैरियोटिक सेल, दे आर स्मॉलर। ठीक है, शेप और साइज में भी उनमें वेरिएशंस होंगी। फिर कहते हैं कि सारे इसके अंदर बैक्टीरियाज आ जाते हैं, तो हम चैप्टर 2 के अंदर स्टडी कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट शेप्स वी हैव क्लासिफाइड द बैक्टीरिया इनटू 4 मेजर कैटेगरीज। ठीक है बेटे, अगर तुम्हें अच्छे से याद है तो बैसिलस बैक्टीरिया जो रॉड लाइक बैक्टीरिया होते हैं, कोकस बैक्टीरिया होते हैं स्फेरिकल शेप के। ठीक है, विब्रियो बैक्टीरिया which are the comma shaped bacteria and spirillum which are the spiral shaped bacteria that we have studied under the chapter biological classification। उसके बाद वो कहता है कि बैक्टीरिया जो है और प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है उनमें शेप के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वैरायटी ऑफ शेप्स आर प्रेजेंट। आई एम ऑन पेज नंबर 128। ठीक है बेटे, सभी स्टूडेंट अपने हाथ में पेंसिल रखेंगे और यहाँ पे आने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो उसमें देखिए, कहते हैं कि हर एक बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल तो प्रेजेंट ही है, सिर्फ सेल वॉल जो है, ठीक है बेटे, प्रोकैरियोट्स के अंदर, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सिर्फ एक ही ऐसे सेल्स हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स जिनमें ये नहीं है, दे आर नोन एज द माइकोप्लाज्मास। तो अंडरलाइन दिस लाइन कि प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। फिर देखो सेल मेम्ब्रेन के अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो कोई इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होना प्रोकैरियोट में, कोई इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होनी, सिर्फ आपको राइबोसोम नजर आएंगे, आपको जेनेटिक मटेरियल फ्रीली सस्पेंडेड नजर आएगा। ओके बेटे, अब वो कहता है कि जो आपको जेनेटिक मटेरियल अभी डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है उसको तो हम क्या कहते हैं? जीनोमिक डीएनए कहते हैं, इसको हम कहेंगे जीनोमिक डीएनए। पर इसके अलावा भी जो बैक्टीरियल सेल है उसके साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री सर्कुलर डीएनए जो है वो फ्लोट करते रहते हैं। आई हैव सेड फ्री सर्कुलर डीएनए beside the genomic DNA is also floating in the cytoplasm of the bacterial cell or any of the prokaryotic cell, and this circular DNAs, all right, which are not the nuclear DNAs, these are the extranuclear DNA, sometimes they are also called as single chromosomes, they are known as plasmids। इन्हें हम क्या कहेंगे? प्लाज्मिड्स कहेंगे, दैट इज PLASMID, प्लाज्मिड। ओके बेटे, अब वो कहते हैं कि प्लाज्मिड्स जो इनका एक खास रोल है कि प्लाज्मिड्स की वजह से जो बैक्टीरिया है उसके अंदर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आती हैं। ठीक है, समटाइम्स भी जनरली मेमोराइज कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करते हैं। ठीक है, देयर आर सर्टेन बैक्टीरियाज व्हिच शो रेजिस्टेंस अगेंस्ट द एंटीबायोटिक्स। तो ये इनके अंदर जो प्रॉपर्टी है कि वो एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करते हैं, वो किसकी वजह से होती है? प्लाज्मिड डीएनए की वजह से होती है जो उनके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट अदर सर्कुलर डीएनएस हैं बिसाइड द जीनोमिक डीएनएस। फिर कहते हैं कि यू विल आल्सो स्टडी अबाउट दीज प्लाज्मिड्स इन हायर क्लासेस, कि अगर बैक्टीरिया जो है उसकी हेल्प लेकर हमने कोई फॉरेन डीएनए जो है उसे किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर भेजना है तो उस केस में भी हम इन प्लाज्मिड्स को यूज कर लेते हैं। फिर से सुनेंगे ध्यान से, मैंने ये बोला है कि अगर हमने किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में क्या करना है, कोई फॉरेन डीएनए, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का डीएनए डालना है, तब भी हम इन प्लाज्मिड्स को यूज करते हैं और इसे हम बैक्टीरियल सेल में से लेते हैं और ये प्लाज्मिड्स वहां पर वेक्टर की तरह बिहेव करते हैं। तो ये प्रोसेस जिसमें हम प्लाज्मिड्स को वेक्टर्स बनाकर उससे फॉरेन डीएनए किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। दिस टेक्निक इज नोन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग और यू कैन से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ओके बेटे, ये टर्म लिख लेंगे सभी स्टूडेंट अपनी कॉपी पे। उसके बाद देखो बेटे, यूकैरियोट्स के अंदर सारी चीजें प्रेजेंट होंगी, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होंगी। ठीक है, और फिर वो कहता है कि एक और चीज है जो सिर्फ किससे रिलेटेड है? प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है? मिसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बेटे, मिसोसोम्स, दैट इज MESOSOMES। मिसोसोम्स क्या है? तो कहते हैं कि जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है
कई बार वो वैरायटी ऑफ शेप्स की फॉर्म में अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मॉडिफिकेशंस होने की वजह से बने हुए जो स्ट्रक्चर्स हैं दे आर नोन एज द मिसोसोम्स, और ये बैक्टीरिया के अंदर वैरायटी ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ओके बेटे, तो देखो यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल हम बाद में लेंगे, उसके बाद प्लांट और एनिमल सेल हम अच्छे से क्लियर है, बैक्टीरियल सेल हम अच्छे से क्लियर है। अब एक चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बैक्टीरिया जो हैं उसको हमने 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द ग्राम स्टेन। ठीक है, देयर वाज अ साइंटिस्ट एंड हिज नेम वाज ग्राम। तो ग्राम नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक स्टेन तैयार की थी ब्लू कलर की, जिसको हम ग्राम स्टेन कहते हैं। तो बैक्टीरियल सेल का जो सेल इन्वेल्प होता है, जो उसकी आउटरमोस्ट लेयर है, जब उसकी स्टेनिंग की जाती है इस ग्राम स्टेन से, तो कुछ बैक्टीरिया का सेल इन्वेल्प जो है वो ग्राम स्टेन को ले लेता है, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेता है। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनके सेल इन्वेल्प में ग्राम स्टेन आ जाती है उनको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं, और जिनका सेल इन्वेल्प ग्राम स्टेन को एक्सेप्ट नहीं करता, दिस बैक्टीरिया आर नोन एज द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो बहुत सारी ऐसी बैक्टीरियल डिजीजेस हैं जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से होती हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से होती हैं, तो ये आप याद रखेंगे। फिर आपको मैं बताने जा रही हूँ कि कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो आपको बताया कि सेल इन्वेल्प जो है वो अपनी थिकनेस में और अपने कॉम्पोजिशन में वेरी करता है। ठीक है बेटे, तो सबसे आउटरमोस्ट लेयर जो है सेल इन्वेल्प की, देखो सेल इन्वेल्प वर्ड के अंदर हम तीनों चीजें ले लेते हैं, हम उसके अंदर आउटरमोस्ट लेयर जो है वो भी ले लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम उसकी सेल वॉल और उसकी सेल मेम्ब्रेन को भी ले लेते हैं, तीनों को मिला के हम सेल इन्वेल्प कहते हैं। पर कहते हैं कि जो आउटरमोस्ट लेयर है उसकी एक खास बात है कि वो एक खास तरह के नेम से उसको हम यहाँ पे डेजिग्नेट करते हैं आउटरमोस्ट लेयर को, जिसको हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोकैलेक्स कहेंगे। तो मैं पेज नंबर 128 पर सेक्शन नंबर 8.4.1 सेल इन्वेल्प एंड मॉडिफिकेशन में पैराग्राफ नंबर 2 से बात कर रही हूँ। ठीक है बेटे, देखो फर्स्ट लाइन, ग्लाइकोकैलेक्स it differs in composition and thickness among different bacteria and it could be in the form of a loose sheet। कहता है कि ग्लाइकोकैलेक्स जो है वो सेल इन्वेल्प की आउटरमोस्ट लेयर है और ये थिकनेस में और कॉम्पोजिशन में वेरी करती है, और ये कई बार एक लूज शीट की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, तब हम इसको स्लाइम लेयर कहते हैं। पर कई बार इसकी थिकनेस बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा टफ होती है, और तब हम इसको क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। तो अगर मैं सेल इन्वेल्प वर्ड यूज कर रही हूँ तो इसका मतलब उसमें 3 चीजें आती हैं, आउटरमोस्ट लेयर इज नोन एज ग्लाइकोकैलेक्स एंड मिडल इज सेल वॉल एंड इनरमोस्ट इज सेल मेम्ब्रेन। अब मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रही हूँ ग्लाइकोकैलेक्स की, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि ग्लाइकोकैलेक्स जो आउटरमोस्ट लेयर है सेल इन्वेल्प की, उसकी खास बात ये है कि कई बार वो एक लूज शीट की फॉर्म में प्रेजेंट होगी, तब तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्लाइम लेयर बोलेंगे, और कई बार वो बहुत ही थिक होगी और तब हम उसको क्या बोलेंगे, कैप्सूल बोलेंगे। ओके बेटे, दिस इज क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स? Yes, better speak up. This is clear to all the students. Any problem? Yes. Okay. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? चलिए मैं आगे No, बढ़ रही हूँ। ma'am. अब मैं आगे बढ़ रही हूँ बेटे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने ये याद रखना है, हमेशा आपको लोअर क्लासेस में बताते आ रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑलवेज सेलेक्टिवली परमीवेबल इन नेचर। सेलेक्टिवली परमीवेबल का मतलब है कि there are so many ions that are present in the external environment of the cell। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल में, एनिमल सेल यानी यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में ही है, नेचर उसका बिल्कुल सेम है दोनों में। ठीक है, स्ट्रक्चर और नेचर के बेसिस पे भी वो सेम है कि वो सेलेक्टिवली परमीवेबल है। उसका मतलब है कि इट अलाउज द एंट्री ऑफ सर्टेन आयंस इनटू द सेल एंड फ्रॉम द सेल एनवायरनमेंट टू द आउटसाइड। कुछ आयंस को वो सेल के अंदर भी जाने देती है और सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट में से आउटसाइड में भी जाने देती है। अभी मैंने ये बोला है कि कुछ आयंस को जाने देती है, सभी को नहीं जाने देती। ठीक है बेटे, सेलेक्टिवली परमीवेबल इसलिए बोला गया उसको, तो वो मैं थोड़े टाइम में आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों है। पर उससे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ मिसोसोम्स जो है उसके क्या फंक्शन है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि इन केस ऑफ बैक्टीरियल सेल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन it sometimes modified and it is appears in the form of variety of shapes।
ठीक है। तो कई बार ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वेसिकल्स की फॉर्म में हो सकती है, कई बार जो है ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में भी हो सकती हैं, कई बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रोजेक्शंस जो है वो लैमिना की फॉर्म में भी हो सकती हैं। तो ये अलग अलग वैरायटी ऑफ शेप्स जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, इसको हम लिसोसोम्स कहते हैं। और ये मिसोसोम्स जो है वो वैरायटी ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट फंक्शन है कि सेल वॉल का जो फॉर्मेशन है उसमें भी मिसोसोम का इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है। तो फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ द सेल वॉल, सेकंड इज रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए। तो डीएनए ने जब रेप्लिकेट करना है, अपनी कॉपीज बनानी है, उसमें भी मिसोसोम्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डीएनए टू द डॉटर सेल्स। ठीक है। डीएनए जो है जब डॉटर सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट होना है, डॉटर डीएनए, तो उसमें भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा रेस्पिरेशन में, सिक्रीशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस, and it also increases the surface area of the plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया भी बढ़ाते हैं और इसमें तरह तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एंड दीज एंजाइम्स दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस इन केस ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। ओके बेटे, तो ये सारे फंक्शन हमने याद कर लेने हैं। फिर से सुनेंगे ध्यान से। नंबर वन मैंने अभी आपको बताया, फॉर्मेशन ऑफ द सेल वॉल। नंबर 2 डीएनए रेप्लिकेशन एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल। Number 3 respiration. Number 4 secretion. Number 5 increase the surface area of the plasma membrane. And number 6 it contains different kind of enzymes for various biochemical reactions. Okay, अब मैं एक और टर्म आपको बताने जा रही हूँ and that is known as chromatophores. तो कहते हैं कि there are special type of bacteria known as cyanobacteria, जिसे हम blue green algae भी कहते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया में ये जो मिसोसोम्स होते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशंस हैं, उनमें कई बार कुछ अच्छे खास तरह के कलरफुल पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया का एक कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है। ठीक है। तो ये कलरफुल पिगमेंट्स जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन में यानी मिसोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं, इनको हम क्रोमैटोफोर्स कहते हैं। दे आर नोन एज क्रोमैटोफोर्स. So these are also the membranous extension, but they contain special type of pigments. That's why this kind of mesosomes are known as the chromatophores. Okay बेटे, नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बैक्टीरिया जो है वो मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। ठीक है। बैक्टीरिया मोटाइल अगर मैं वर्ड यूज कर रही हूँ, इसका मतलब बैक्टीरिया हैज फ्लैजिला फॉर मूवमेंट। और अगर बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला नहीं है, देन दे आर नोन एज नॉन मोटाइल बैक्टीरिया। ठीक है बेटे। अब फ्लैजिला, सीलिया एंड सूडोपोडियास, आपको मालूम है लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं। तो फ्लैजिला की अगर हम बात करें तो कहते हैं कि फ्लैजिला जो है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है। ध्यान से सुनेंगे। फ्लैजिला के कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं। तो सबसे उसका बेस वाला जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम उसका मदर सेल कहते हैं। ठीक है बेटे। और उसका जो मदर सेल होता है उसके लिए यहाँ पे टर्म यूज की गई है साइटोस्केलेटन। It is known as cytoskeleton structure. तो साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर से एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर अराइज होता है जिसे हम फिलामेंट कहते हैं। और ये फिलामेंट जो होता है ये ऊपर जाके टॉप पे जाके क्या होता है, मुड़ जाता है, अपने आप को बेंट कर लेता है। और इसका जो बेंट पोर्शन है फिलामेंट का उसको हम हुक कहते हैं। ठीक है। और सबसे बेस पे आपको बताया था इसकी क्या प्रेजेंट है, मदर सेल प्रेजेंट है जिसका नाम है साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर या फिर बेसल बॉडी। ठीक। तो 3 पार्ट मैंने आपको बताए। मदर सेल इज नोन एज साइटोस्केलेटन और यू कैन से बेसल बॉडी। उसमें से जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर अराइज होगा वर्टिकल फैशन में उसको हम क्या कहेंगे, फिलामेंट कहेंगे। और ये फिलामेंट टिप पे जाके बेंड हो जाएगा एक सर्कुलर स्ट्रक्चर की फॉर्म में, उसको हम हुक कहेंगे। क्लियर बेटे। फिर आपको लास्ट पैराग्राफ के अंदर बताया हुआ है पिलाई एंड फिम्ब्राई का फंक्शन। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन एसोसिएटेड विद पिलाई एंड फिम्ब्राई, तो यू मस्ट नो दैट दिस पिलाई एंड फिम्ब्राई आर द हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है। सी these are the hair like structures. See this diagram of the bacterial cell. So many hair like structures are present on the surface. ठीक है। तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो इनको पिलस या फिर पिलाई कहते हैं। और ये कहता है कि फिम्ब्राई या पिलाई जो है वो बैक्टीरिया को क्या करते हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म के साथ जोड़ने का काम करते हैं। तो इट एक्ट एज एन एडहेसिव। ये एक एडहेसिव की तरह जो है बैक्टीरियल सेल जो है उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच करते हैं बेटे। ऑलराइट। उसके बाद वो कहता है इसका एक और फंक्शन भी है कि इसी की वजह से बैक्टीरिया के अंदर विरुलेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। बैक्टीरिया जो है वो
क्या करते हैं, विरुलेंट प्रॉपर्टीज जो है वो शो करते हैं, इन्फेक्शियस होते हैं। और एक फंक्शन इसका और ये है कि कई बार ये पिलाई लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बैक्टीरिया को मूवमेंट करने में भी हेल्पफुल होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस कंप्लीट्स ऑल अबाउट सेल इनवेल्प एंड इट्स मॉडिफिकेशन। ओके बेटा, तो ये सारा ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। देखो यहाँ पे मैंने आपको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज के बारे में बताया हुआ है। ये सेल इनवेल्प की 3 लेयर्स के बारे में आपको डायग्राम में बताया गया है। आउटरमोस्ट लेयर का क्या नेम है, ग्लाइकोकैलेक्स, और बीच वाली लेयर जो है वो सेल वॉल है, और सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी है, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, डायग्राम को ध्यान से देखिए। बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला इस तरह से प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला जिस पोर्शन से अटैच होता है वहां उसका मदर सेल होता है जिसे बेसल बॉडी कहते हैं। फिर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम फिलामेंट कहते हैं, और जो टिप होती है वहां से थोड़ा सा ये बेंड होता है जिसको हम हुक कहते हैं। फिर आपको राइबोसोम्स नजर आ रहे हैं, आपको लिसोसोम्स नजर आ रहे हैं, विच आर द एक्सटेंशंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है बेटे, उसके बाद सेल वॉल जो है वो बैक्टीरियल सेल में हमेशा रहेगी, और उसकी जो आउटरमोस्ट लेयर है जिसे ग्लाइकोकैलेक्स कहते हैं, कई बार वो टफ भी होती है तब उसे कैप्सूल कहते हैं, और अगर वो थिन होती है तो उसको स्लाइम लेयर कहते हैं। ठीक है, तो ये उसका लार्ज व्यू यहाँ पे दिखाया गया है। ये बैक्टीरियल सेल जो है उसका एक बड़ा डायग्राम आपको नजर आ रहा है। देखो, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज पिलस और पिलाई, देन द थिक outermost layer of glycocalyx is known as capsule. Here it is thick and rigid. Next to the capsule, what is present, cell wall is present. Next to the cell wall, what is present, plasma membrane is there. Okay students, and there is a reason where the DNA or the genetic material is present inside the cytoplasm, and this special region which contains the DNA, it is known as the nucleoid. It is known as nucleoid. All right, then cytoplasm is there, which is the ground matrix, and inside the cytoplasm so many non-membrane bound organelles are suspended, and these non-membrane bound circular organelles are known as the ribosomes. ठीक है बेटे, फ्लैजिला देखो, फ्लैजिला यहाँ पे बड़ा करके उसने दिखाया हुआ है आपको। तो ये फ्लैजिला है विच इज हेयर लाइक स्ट्रक्चर, एंड सिंगल फ्लैजिला इज देयर, तो इसलिए हमने वर्ड यूज किया है इसके लिए फ्लैजिला, विच इज द सिंगुलर टर्म। ठीक है, अब हम आ गए हैं राइबोसोम्स पे। तो आई एम ऑन पेज नंबर 129 एंड टॉपिक इज राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज इन योर बुक। ठीक है, ध्यान से देखिए, पहले डायग्राम देखेंगे सभी स्टूडेंट्स। तो राइबोसोम्स क्या होते हैं, ठीक है, राइबोसोम्स दे आर पॉपुलरली नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। सेल की प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं बिकॉज इसमें कौन सा प्रोसेस होता है, ट्रांसलेशन होता है। और ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैसेंजर आरएनए जो है उसमें से क्या बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं। ठीक है बेटे, तो आपको याद रखना चाहिए कि मैसेंजर आरएनए जो है, आरएनए किसका टाइप है, न्यूक्लिक एसिड का, तो न्यूक्लिक एसिड से क्या बनेंगे, प्रोटीन्स बनेंगे। अब ध्यान से देखिए, द स्ट्रक्चर ऑफ द राइबोसोम, इट कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स। कोई भी राइबोसोम मॉलिक्यूल 2 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। द स्मॉलर सब यूनिट ऑलवेज होल्ड द मैसेंजर आरएनए। ठीक है, स्मॉलर सब यूनिट जो है मैसेंजर आरएनए को पकड़ के रखती है, एंड दिस इज द स्मॉलर सब यूनिट। और जहां पे अभी कर्सर जा रहे हैं, दिस इज द लार्जर सब यूनिट। और लार्जर सब यूनिट जो है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, याद रखेंगे हमेशा, उसमें काफी सारे ट्रांसफर आरएनए प्रेजेंट होंगे, और साथ में जो प्रोटीन बनेंगे वो भी राइबोसोम्स की लार्जर सब यूनिट के अंदर स्टोर होते हैं। ठीक है, फिर से सुनेंगे, स्मॉलर सब यूनिट जो है वो मैसेंजर आरएनए को होल्ड करके रखेगी, जबकि जो लार्जेस्ट सब यूनिट है उसके अंदर 2 चीजें होंगी। एक तो उसके अंदर काफी सारे ट्रांसफर आरएनए होंगे, और इसके अलावा जो ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड्स लाकर उनको जोड़ने के बाद प्रोटीन्स बनाएंगे, वो प्रोटीन्स भी किसके अंदर स्टोर होंगे, लार्जर सब यूनिट के अंदर स्टोर होंगे। ओके बेटे, ये देखो सेकंड डायग्राम के अंदर आपको काफी सारे जो है सर्कल्स नजर आ रहे हैं, जो एक एक सर्कल जो है अमाइनो एसिड जो है उसको डेजिग्नेट कर रहे हैं। तो जब अमाइनो एसिड्स एक चेन लाइक फैशन में with the help of special type of bonds which are present in proteins known as peptide bonds, peptide bonds की हेल्प से ये अमाइनो एसिड्स एक चेन लाइक फैशन में अटैच हो जाती हैं, तो हमारे पास एक पॉलीमर बन जाता है, एंड दैट पॉलीमर इज नोन एज प्रोटीन। तो स्मॉलर सब यूनिट का एक ही फंक्शन है, मैसेंजर आरएनए को होल्ड करना, और लार्जर सब यूनिट का फंक्शन है ट्रांसफर आरएनए सप्लाई करना प्लस प्रोटीन सिंथेसिस करना। ठीक है बेटे, ये चीज याद रखेंगे। अब वो कहते हैं कि राइबोसोम्स हमें कहाँ पे मिलते हैं, तो दीस राइबोसोम्स में बी प्रेजेंट फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल दोनों के साइटोप्लाज्म में हो सकते हैं, और इसके अलावा
आपको मालूम है लोअर क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं, these ribosomes are present on the rough endoplasmic reticulum, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होते हैं, और इसके अलावा इट इज आल्सो प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड द क्लोरोप्लास्ट। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट को ऑटोनॉमिक ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं, क्योंकि उनके पास अपनी एक मशीनरी है प्रोटीन्स बनाने की। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द राइबोसोम्स। यस बेटे सुनैना, सुनैना वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? यस बेटे स्पीक। मैम बाय मिस्टेक हो गया था, बाय मिस्टेक हो गया था। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके बेटे, अब वो कहते हैं कि अगर हम मैसेंजर आरएनए जो है उसको ध्यान से देखें, ठीक है, तो मैसेंजर आरएनए जो है उसके ऊपर कई बार हमें काफी सारे जो है राइबोसोम्स जो है, ठीक है, नजर आते हैं। काफी सारे राइबोसोम्स जो हैं वो मैसेंजर आरएनए के ऊपर हमें सेल के अंदर नजर आते हैं, और इस कंडीशन को हम पॉलीराइबोसोम्स कहते हैं। ठीक है, तो वी हैव यूज्ड द टर्म पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीसोम समटाइम्स, and what is that is so many ribosomes, ठीक है, they are present on the strand of the messenger RNA and this condition is known as polyribosomes। okay बेटे, अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है that is inclusion bodies। what are these inclusion bodies? तो कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कई बार हमें स्फेरिकल बॉडीज जो है वो फ्लोट करती हुई नजर आती हैं, और ये जो स्फेरिकल बॉडीज हैं ये जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल के, इसको हम क्या कहते हैं? इंक्लूजन बॉडीज कहते हैं। इनके अलग अलग कलर्स हो सकते हैं, ठीक है बेटे। इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है स्टोरेज का। स्पेसिफिक टाइप के सब्सटेंसेस को स्टोर करती हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। तो कई बार वो कहते हैं कि ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स को स्टोर करती हैं, तब हम इनको फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स कहते हैं। एंड कई बार जो है ये कुछ खास तरह के पिगमेंट्स रखती हैं, ब्लू ग्रीन पिगमेंट्स रखती हैं, तब हम इनको साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स कहते हैं। ओके, एंड समटाइम्स ये ग्लाइकोजन को भी स्टोर करती हैं, तब हम इनको ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स कहते हैं। ठीक है, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स एंड देन ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। और कई बार इसमें गैस मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, तब हम इन्हें गैस वैक्यूल्स कहते हैं। तो इस तरह की काफी सारी, ठीक है, अलग अलग कलर्स की इंक्लूजन बॉडीज जो है वो प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म है उसके साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करती रहती हैं, एंड दीज आर नोन एज द इंक्लूजन बॉडीज। अगर ये ग्रीन कलर की है, इसका मतलब इन्होंने क्या स्टोर किया हुआ है? क्लोरोफिल पिगमेंट स्टोर किया हुआ है, तब हम इनको फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर इस तरह की ग्रीन कलर की जो क्या होती हैं? इंक्लूजन बॉडीज होती हैं, ठीक है, उनको भी हम कंसीडर कर सकते हैं इन केस ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो हम कहते हैं ना कई बार बैक्टीरिया जो है वो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज में इस तरह की इंक्लूजन बॉडीज होंगी जो ग्रीन कलर की होंगी, और उसमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होगा? क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होगा, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस क्लोरोफिल पिगमेंट दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया दे आर एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ओके बेटे, दिस इज क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स? यस, आइए वापस। हाँ जी, I am on page number 129 and today we have completed up to the topic section 8.4.2 ribosomes and inclusion bodies। यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है बेटे? इसको आज ही पढ़ेंगे सभी बच्चे, आज ही पढ़ना है इसको यहाँ तक, क्योंकि आज हम पढ़ लेंगे तभी हमें नेक्स्ट समझ में आएगा। तो आज जैसे आपकी Zoom मीटिंग्स ओवर हो जाती हैं, you will take a rapid reading of this topic so that next topic should be clear to you। Okay बेटे? Any question from your side? Still 1 minute is left। अभी भी किसी स्टूडेंट को अगर कुछ नहीं पता लगा है तो वो बोलेगा फटाफट। हाँ जी, अगर माइंड में बाद में भी कोई क्वेश्चन आता है तब भी आप मुझे भेज देंगे क्वेश्चन, आई विल गिव द आंसर। मिसोसोम्स क्लियर है ना? यस बेटे, मिसोसोम्स एक नई टर्म आई थी, एक और नई टर्म आई है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जब भी हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि जीनोमिक डीएनए के अलावा साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट जो सर्कुलर डीएनए है प्रोकैरियोट्स में, वो प्लाज्मिड है। लिसोसोम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशंस है अलग अलग फॉर्म्स में। ओके बेटे, इसके अलावा हमने फ्लैजिला का स्ट्रक्चर बताया आपको कि उसके 3 पार्ट हैं, बेसल बॉडी, फिलामेंट एंड हुक। वही 2 और चीजें बताई हैं, पिल्लाई एंड फिम्ब्राई, जिससे बैक्टीरिया अपने आप को अटैच करते हैं, एडहेसिव ऑर्गन्स होते हैं वो उसके। ठीक है, तो ये खास टर्म्स है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से हैं, ग्राम नेगेटिव कौन से हैं। ग्लाइकोकैलेक्स क्या है? सेल इनवेल्प की आउटरमोस्ट लेयर है,
जो कई बार बहुत टफ और थिक होती है तो कैप्सूल होती है, अगर थिन होती है तो स्लाइम लेयर होती है। ठीक है।